हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। सो आज हम एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे वेदांता लिमिटेड के बारे में। वो हमेशा ही न्यूज़ में बहुत रही है, बट नॉट फॉर द राइट रीजंस मोस्ट ऑफ द टाइम्स। आज हम ऐसे स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं जो देती है डिविडेंड यील्ड अराउंड 22% का डिविडेंड यील्ड तो आज ही चल रहा है स्टॉक का। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ ये कंपनी के बारे में। कोविड का जो फॉल आया था उसमें इस कंपनी का स्टॉक इसने 62 प्राइस हिट किया था, और आज अप्रैल 2022 से लेके आज की जो डेट है, जहां पे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, दिसंबर 2022 तक वेदांता लिमिटेड ने ऑलरेडी 68 रुपीज का डिविडेंड तो डिक्लेयर कर चुका है वो। यानी मैनेजमेंट के अगर ये डिविडेंड को हम कंसीडर करते हैं जो उन्होंने डिक्लेयर किया 68 रुपीज का, तो 100% रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको ऑलरेडी मिल चुका है। यानी जिस शेयर होल्डर ने कोरोना के फॉल में 62 रुपीज पे बाय किया रहेगा उसको कैपिटल एप्रिसिएशन तो मिला ही है, प्लस जितना डिविडेंड 2020 से लेके 2022 तक जितना डिक्लेयर किया है वो सब भी इनको मिल चुका है। तो नाउ लेट्स लुक एट द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी एंड स्टार्ट आवर डिटेल्ड एनालिसिस। सो ये कंपनी करती क्या है, एकदम बेसिक लेमैन लैंग्वेज में अगर समझाने की कोशिश करूं तो कंपनी कमोडिटीज में ट्रेड करती है। एक कमोडिटी या दो कमोडिटी में नहीं, बल्कि ये कंपनी कम से कम 7 कमोडिटीज में डील करती है। तो जब हम बोलते हैं कि कंपनी कमोडिटी में डील करती है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये भी आ सकता है कि कंपनी खुद वो प्रोडक्शन करती है और फिर उसको ट्रेड करती है, या फिर उस कमोडिटी को इंटरनेशनल मार्केट से या फिर डोमेस्टिक मार्केट से बाय करके आप जो भी क्लाइंट्स है आपके, उनको आप सेल करो। तो ये होते हैं दो तरीके जहां पे आप कमोडिटी में आप डील कर सकते हो। तो ये पर्टिकुलर कंपनी ये दोनों चीजें करती है, ये ट्रेड भी करती है और प्रोडक्शन करके उसको बेचती भी है कमोडिटीज को। तो कुछ कमोडिटीज ऐसी है जिनमें कंपनीज के पास ट्रमेंडस रिजर्व्स है, और कुछ कमोडिटीज ऐसी है जहां पे कंपनी उसकी सब्सिडरीज पे या फिर कोई और कंपनी का कमोडिटी वहां से बाय करके आगे ट्रेड करती है उसमें। सो कौन से है ये कमोडिटीज? यहाँ पे कंपनी मेनली जिंक, एल्यूमिनियम और कॉपर के लिए जानी जाती है। इसके अलावा भी कंपनी के पास ऑयल एंड गैस और आयरन और लीड, सिल्वर, इन कमोडिटीज में भी कंपनी के पास एक अच्छा खासा रेवेन्यू स्ट्रीम आ जाता है इन कमोडिटीज में से। तो ये कंपनी स्टार्ट कैसे हुई? कंपनी का नाम कभी वेदांता लिमिटेड था ही नहीं पहले। तो उसके हम जाते हैं पीछे 1986 के दौरान, जहां पे फाउंडर मिस्टर अनिल अग्रवाल ने वो जस्ट मुंबई में आके शिफ्ट हुए। तो वहां पे उन्होंने कंपनी खरीदी स्टर्लिंग कॉर्पोरेशन के नाम से। ये कंपनी कॉपर में ट्रेड करती थी, और उसके बाद उन्होंने 1986 में इसी को स्टर्लिंग इंडस्ट्री करके फाउंड किया, एंड विच वेंट ऑन टू बिकम द इंडियाज लार्जेस्ट कॉपर मैन्युफैक्चरर। सो ये कंपनी शुरू कैसे हुई, वहां से हम स्टार्ट करते हैं। मिस्टर अनिल अग्रवाल जो कंपनी के चेयरमैन है और फाउंडर है, उन्होंने उनका फैमिली का बिजनेस था पहले, एक स्क्रैप मेटल का बिजनेस था। सो बेसिकली स्क्रैप में वो डील करते थे पहले, बट वो बिहार में बेस्ड था। उन्होंने मुंबई में आके स्टर्लिंग कॉर्पोरेशन को एक्वायर किया जो कंपनी कॉपर के प्रोडक्शन में थी। अब 1986 में मिस्टर अनिल अग्रवाल ने स्टर्लिंग इंडस्ट्रीज के नाम के नीचे उन्होंने एक कंपनी फॉर्म की, और विच वेंट ऑन टू बिकम इंडियाज लार्जेस्ट कॉपर मैन्युफैक्चरर। और 1988 में ये कंपनी पब्लिक हो गई। अब कॉपर कहाँ पे यूज होता है? तो एकदम बेसिक अगर हम देखते हैं तो कॉपर, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है तो उसके वायरिंग के कनेक्शंस के लिए कॉपर यूज होता है। सो यहाँ से शुरू हो गई वेदांता की स्टोरी। 1995 में मिस्टर अग्रवाल इन्होंने 55 करोड़ में मद्रास एल्यूमिनियम में बहुत बड़ा स्टेक उठा लिया। सो ये मद्रास एल्यूमिनियम करती क्या थी? ये एल्यूमिनियम में ट्रेड करती थी बेसिकली, बट ये डिस्ट्रेस थी। तो डिस्ट्रेस्ड कंपनीज को बाय करना ये बहुत पहले से मिस्टर अग्रवाल की एक नैक रही है, और इन्हीं प्रिंसिपल्स पे उन्होंने बहुत सारी कंपनीज अक्वायर की थी, डिस्ट्रेस्ड कंपनीज अक्वायर की थी, एंड विच वेंट ऑन टू मेक लॉट्स ऑफ प्रॉफिट्स फॉर हिम एंड द शेयर होल्डर्स। ऑब्वियसली जहां पे ये सब्सिडरीज जिस कंपनी के अंडर है उनको बहुत सारा प्रॉफिट भी हुआ इनमें से। आगे जाते वक्त इन 2002 मिस्टर अनिल अग्रवाल एक्वायर्ड हिंदुस्तान जिंक। अब हिंदुस्तान जिंक एक्वायर जब उन्होंने किया, तब आज तो ये लिस्टेड कंपनी है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी। तो जब उन्होंने एक्वायर किया तब तो ये बात चल रही थी कि कहीं पे कि ये कंपनी के पास जो रिजर्व्स है वो 5 ही साल के है, और जो उनकी कैपेसिटी है वो 1.5 लाख टन की है। तो आज जैसे हम बात कर रहे हैं तो इट हैज ऑलमोस्ट अ रिजर्व ऑफ नेक्स्ट 40 ईयर्स, और उनकी जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन की वो ही 1 मिलियन टन के आसपास है। Now, whether this is a governance issue or whether this is an very shrewdness of Mr. Agrawal, that has to be decided by the viewers. अब आगे जाते वक्त ऐसे ही वेदांता ने हर जगह
हर मतलब कंट्रीज में जहाँ पे कमोडिटी रिसोर्सफुल कंट्रीज होती है, जैसे कि अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे कई कई लोकेशंस पे मिस्टर अग्रवाल ने एक्विजिशंस ऐसे इस तरह किए जिससे उनके कंपनी को फायदा होते गया। सो अब जानते हैं कंपनी के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा। सो वेदांता लिमिटेड एक तो पहले दूसरे नाम से लिस्टेड था, जैसे हमने पहले देखा कि वो स्टर्लिंग इंडस्ट्रीज के नाम के अंडर पब्लिक हो गया था। बट उसके बाद भी ड्यूरिंग द होल प्रोसेस टिल 2022 ये कंपनी ने 2-3 बार नाम चेंज किए हैं और मर्ज और डीमर्ज भी किए हैं बिजनेसेस। तो आज इसकी करंट पोजीशन क्या है? वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के अंडर ये कंपनी, जो लंदन बेस्ड कंपनी है उसके अंडर वेदांता लिमिटेड ये उसकी एक सब्सिडियरी लगती है और वो इंडिया में लिस्टेड है। और वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड जो पेरेंट कंपनी है, उन्होंने 2012 में उनके सारे बिजनेसेस मर्ज कर दिए। इंडिया की जितनी सब्सिडियरीज थी ऑलमोस्ट सब सब्सिडियरीज इन्होंने मर्ज कर दिए। उसके अंडर आते थे सेसा गोवा, स्टरलाइट, वेदांता एल्यूमिनियम, मद्रास एल्यूमिनियम। इन सब बिजनेसेस को उन्होंने सेसा स्टरलाइट के नाम पे मर्ज कर दिया। अब 2015 में कंपनी के शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कर दिया कि ये सेसा स्टरलाइट को रीनेम किया जाए और उसको वेदांता लिमिटेड के नाम से अब ट्रेड किया जाए। सो अब जब आपको हिस्ट्री पता है और जो कमोडिटीज जिसमें कंपनी ट्रेड करती है, लेट अस लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ वेदांता लिमिटेड। सो वेदांता लिमिटेड इज अ सब्सिडियरी ऑफ वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड। वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड वही कंपनी है जो सेमीकंडक्टर का पूरा प्लांट लेके आ रही है गुजरात में। सो हमें ये याद रखना है कि जितना भी मीडिया में जब भी चलता है कि वेदांता ने सेमीकंडक्टर का प्लांट खोला है या फिर सेमीकंडक्टर की कोई न्यूज आती है, तो इट इज नॉट रिलेटेड टू वेदांता लिमिटेड बट इट इज रिलेटेड टू वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड। तो ये जैसे हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि जिंक इंडिया एक ऑपरेशन उनका अलग है और जिंक इंटरनेशनल एक उनका अलग ऑपरेशन है, तो वो अलग अलग सब्सिडरीज है जिनमें अलग अलग ज्योग्राफीज में वो कंपनीज ऑपरेट करती हैं। उसके अलावा बाल्को, तालवाड़ी साबो पावर एंड ईएसएल स्टील लिमिटेड ये और फैकर, ये चारों कंपनीज वेदांता लिमिटेड की सब्सिडरीज आती है एंड वेदांता रिसोर्सेज के स्टेप डाउन सब्सिडरीज ऑब्वियसली आती है। सो अब हम जानेंगे वेदांता के हर सेगमेंट के बारे में, यानी वेदांता हर कमोडिटी में जब डील करती है तो उस कमोडिटी के इनके पास रिजर्व्स कितने हैं और इन कंपनीज के मार्केट शेयर या फिर कंपनी इस कमोडिटी पर्टिकुलर कमोडिटी का जो वेदांता लिमिटेड को कंट्रीब्यूशन है टू द टॉप लाइन या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, ये हम जानेंगे अब डिटेल में। सो जिंक के बारे में जब हम बात करते हैं तो जिंक यूज कहाँ होता है, सबसे पहली चीज यही दिमाग में आती है, क्योंकि कमोडिटीज बिजनेस को समझना यानी उनके जो हेडविंड्स और टेलविंड्स जो क्रिएट होने वाले हैं या फिर आने वाले हैं, तो उसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि ये कमोडिटी एग्जैक्टली यूज कहाँ पे होता है। तो जिंक कहाँ पे यूज होता है? जिंक होता है यूज जहाँ पे गैल्वेनाइज करना है आपको स्टील को या फिर आपको कोई भी मेटल को जब आप गैल्वेनाइज करने की कोशिश करते हो तो उसको वहां पे जिंक यूज होता है। तो बेसिकली ये जो कमोडिटी है वो कंस्ट्रक्शन इंफ्रा या फिर आप बोल सकते हो रियल एस्टेट से बहुत सारा रिलेट होता है। जब भी आपको वहां पे टेलविंड्स आ जाती है तभी ये कंपनीज भी परफॉर्म करेगी, बिकॉज रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर का बेसिक रॉ मटेरियल ये कमोडिटी है। या फिर कोई भी आप समझ लो कहीं पे रोड बन रहा है या फिर कोई ब्रिज बन रहा है तो बहुत सारा मेटल का रिक्वायरमेंट आ जाता है, मेटल का रिक्वायरमेंट, और उसको गैल्वेनाइज करना पड़ता है। जब जब गैल्वेनाइज करना पड़ता है तब जिंक ही यूज होगा। तो दैट इज देयर टारगेट मार्केट। तो अब वेदांता लिमिटेड इसमें 80% मार्केट शेयर लेके बैठी है इंडिया में, बिकॉज इनके पास रिजर्व्स इतने बड़े हैं और इनका जो मार्केट है वो भी बहुत बड़ा है। एंड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इंडिया इज ग्रोइंग रैपिडली, इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर इज इन फोकस। गवर्नमेंट के जो प्लान्स है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हुए वो तो आपने हमारे पहले वाले वीडियोस में भी आपने देखा ही होगा। अच्छा, इन सिमिलर फैशन अब हम बात करते हैं लीड और सिल्वर की। सिल्वर जैसे हमको पता है ज्वेलरी में तो यूज होता ही है, बट जो फोटोवोल्टिक पैनल्स होते हैं, जो सोलार के पैनल्स होते हैं, इन सब इक्विपमेंट्स में भी सिल्वर का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आ जाता है। तो लीड कहाँ पे यूज होता है? तो लीड यहाँ पे मेजरली ओईएम्स के द्वारा यूज होता है बैटरीज में, रिप्लेसमेंट बैटरी कह दीजिए या फिर आप जो फिनिश्ड बैटरीज होती है फर्स्ट जो बैठती है अपने व्हीकल्स में, तो उसमें मेजरली लीड यूज होता है। जब हम लीड और सिल्वर की बात करते हैं तो आज सिल्वर का भी 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ये वेदांता लिमिटेड है वर्ल्ड में। और लीड की जब हम बात करते हैं तो लीड का भी 191 किलोटन के आसपास वेदांता का ऑलरेडी प्रोडक्शन पहुंच चुका है आज के दिन में। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि वेदांता लिमिटेड के जितने भी जिंक, लीड और सिल्वर से रिलेटेड जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर जितने भी रिजर्व्स ऑलरेडी हम बता चुके हैं वो ऑलरेडी स्क्रीन पे अवेलेबल है। आगे जाते वक्त हम देखते हैं एल्यूमिनियम में वेदांता की क्या पोजीशन है। एल्यूमिनियम मेजरली यूज कहाँ पे होता है? अगेन जब ऑटो सेक्टर की बात आती है, जो चेसी बनती है या फिर
एक्सटेंसिवली यूज मेजरली ये ऑटो सेक्टर में ही होता है। यहाँ पे एरोस्पेस, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन में भी एल्यूमिनियम यूज होता है। पैकेजिंग मटेरियल की बात तो हमारे घर घर में होती है जब एल्यूमिनियम फॉइल की बात होती है, या फिर वो जो डिस्पोजेबल कार्टून आते हैं जिसमें हम खाना भर के लेके जाते हैं सो दैट वो गर्म रहे, उसकी तो बात हम सबको पता ही है, वहां पे भी एल्यूमिनियम यूज होता है। तो एल्यूमिनियम की जब इनकी बात आती है तो EBITDA अगर आप देखोगे जो एल्यूमिनियम से जनरेट होता है वो इट इज ओवर 17,000 crore। That forms a major part of their revenue. If you see the last line which I have mentioned here, 39% of the revenue is already coming from aluminum. For FY22 39% contribution है उनका। एंड अगर हम इंडिया स्पेसिफिक बात करें तो लार्जेस्ट प्राइमरी एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया इज वेदांता लिमिटेड। और जो कैपेसिटी है एल्यूमिना की, एल्यूमिना अलग होता है और एल्यूमिनियम अलग होता है। तो यहाँ पे अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो लार्जेस्ट कैपेसिटी ये एल्यूमिनियम की ये वेदांता लिमिटेड की तरफ आती है, और जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो भी वेदांता लिमिटेड है आज के दिन में इंडिया में। सो एल्यूमिनियम में बहुत बड़ा इनका मार्केट शेयर है। 47% ऑफ इंडिया मार्केट शेयर इज फ्रॉम वेदांत फॉर ऑफ वेदांता लिमिटेड। अब ऑयल एंड गैस की अगर हम बात करें तो ऑयल तो मतलब इट्स द न्यू गोल्ड, राइट। तो आज के दिन में ऑयल की जो डिमांड है दैट इज गोइंग टू स्टे। आई नो दैट सब लोग ईवी की बात करते हैं या फिर शिफ्टिंग ऑफ फ्रॉम ट्रेडिशनल फ्यूल्स की बात करते हैं, बट टिल द इंफ्रास्ट्रक्चर इज बिल्ट फॉर दैट पर्टिकुलर सेगमेंट, ऑयल इज हियर टू स्टे एंड द डिमांड विल बी इंटैक्ट। जब तक गाड़ियां है रास्ते पे तब तक वो डिमांड को ज्यादा कुछ होगा नहीं। तो आज के दिन में इंडिया का कंपनी क्लेम करती है कि इंडिया का जो लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूसर है ऑयल एंड गैस का ये वेदांता लिमिटेड है। तो उनके जो रिजर्व्स है, जो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि उनके जो प्रोडक्शन वॉल्यूम्स है वो 161 केबीओ ईपीडी है। सो जैसे मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, इनका जो प्रोडक्शन वॉल्यूम्स है वो 161 केपी ओईपीडी है, राइट। तो वो उनका यूनिट है जहाँ पे जिसमें आप प्रोडक्शन मेजर कर सकते हो। तो इस पर्टिकुलर कमोडिटी को ज्यादा कुछ इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है कि वो कहाँ पे यूज होता है, कितना यूज होता है। बट हाँ, 9.5% कॉन्ट्रीब्यूशन इसका टॉप लाइन को, वेदांता लिमिटेड के टॉप लाइन को इस पर्टिकुलर सेगमेंट में से आता है। अब बात करते हैं कॉपर एंड फैकर की। सो कॉपर कहाँ पे यूज होता है, जैसे मैंने पहले भी बता चुका हूं मैं कि आप जब भी कभी कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज गैजेट्स आप यूज करते हो या फिर कहीं अपने घर में इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स हो या फिर कहीं सेटअप हो, तो वहां पे कॉपर ही इज द मेन मेटल विच इज बीइंग यूज्ड टू ट्रांसफर द इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो जैसे हम यहाँ पे एप्लीकेशन एरियाज को अगर हम देख लेते हैं तो यहाँ पे केबल्स, ट्रांसफॉर्मर्स, कास्टिंग मोटर्स एंड अलॉय बेस्ड प्रोडक्ट्स, तो इसमें मेजरली कॉपर यूज होता है। तो अब कॉपर में से जो ऑपरेटिंग लॉस दिख रहा है, बट ऑपरेटिंग लॉस इसके वजह से दिख रहा है बिकॉज इनका जो एक प्लांट है कर्नाटक का वो बंद पड़ा है 2-3 सालों से। तो उस वजह से वहां से जो रेवेन्यू है वो नहीं आ रहा है। बट इनके जो इंटरनेशनल बट जो अब्रॉड में इनके जो रिजर्व्स है वहां से कॉपर का उनका प्रोडक्शन चालू है और वहां से वो रेवेन्यू भी जनरेट कर रहा है। और फैकर कहाँ पे यूज होता है? अब फैकर यूज होता है स्टेनलेस स्टील बनाने में, बॉल बेरिंग्स बनाने में, और बाकी जो अदर अलॉय स्टील्स होते हैं ये बनाने में फैकर का इनका बहुत सारा यूज होता है। हालांकि बहुत सारा कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू के तरफ इनका आता नहीं है फैकर, और फैकर का नहीं आता है, कॉपर का अच्छा खासा आ जाता है। तो ये सेगमेंट थोड़ा इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। अब जाते हैं आयरन एंड स्टील की तरफ। देखो आयरन ओर ये स्टील प्रोडक्शन में ही यूज हो जाता है, और स्टील का जो इनका प्रोडक्शन है दैट इज वेरी स्मॉल। ऐसा अगर हम कंसिडर करें तो इनका जो 3 MTPA कैपेसिटी है वो कैपेसिटी इज अराउंड 1/7 ऑफ JSW स्टील, ठीक है। तो JSW स्टील इज आई गेस सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया। तो अगर हम वो देखें कि स्टील प्रोडक्शन में इनका कैपेसिटी वाइज कितना है तो ये लोग बहुत छोटे हैं। बट आगे जाते वक्त लेट्स सी, कुछ बातें हैं, कुछ न्यूज़ भी चल रही है कि ये लोग मे बी डीमर्ज कर दे बिजनेस, या फिर मे बी इसको बेच दे, या फिर कुछ और उनके प्लान्स रहेंगे कंपनी के जो वो आगे जाके आपको बता सकते हैं। अब पावर की बात करते हैं। सो पावर का वेदांता का सीन ऐसा है, पावर कमोडिटी ये लोग 16% कमर्शियलाइज कर दिया इन्होंने, इनकी जितनी भी कैपेसिटी है, और बाकी का पूरा इनका कैप्टिव कंजम्पशन है। बिकॉज एल्यूमिनियम और जिंक प्रोडक्शन में बहुत सारा पावर लगता है, रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होता है। तो उसके वजह से जो कंजम्पशन ऑफ पावर है वो विद इन द कंपनी ही है, बहुत ज्यादा मेजरली विद इन द कंपनी है। जो 16% है वो उन्होंने प्राइवेटली वो बाहर बेचते हैं और उसमें से थोड़ा बहुत रेवेन्यू उनका जनरेट हो जाता है।
तो अब ये चार्ट की तरफ आप इंटरेस्टिंग है बहुत, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने रेवेन्यू का जो ब्रेकअप है जोग्राफिकली और सेगमेंट वाइज वो दोनों दिया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम का जो शेयर है इज द लार्जेस्ट इन द टोटल रेवेन्यू। और उसके बाद आता है जिंक। तो यहाँ पे हम जिंक को इंटरनेशनल और अगर डोमेस्टिक जिंक को हम मिला दे तो यहाँ पे 25% बन जाता है। तो 25% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम जिंक इंटरनेशनल एंड जिंक इंडिया लिमिटेड। तो दोनों को मिला के, और उसके बाद आता है यहाँ पे कॉपर है और ऑयल एंड गैस आ जाता है। ज्योग्राफिकली अगर देखें तो चाइना पे डिपेंडेंस और यूरोप पे डिपेंडेंस अच्छा खासा है कंपनी का। तो चाइना का डिपेंडेंस इसकी वजह से ज्यादा है बिकॉज जितना भी कमोडिटी मार्केट है वो चाइना को इग्नोर कर ही नहीं सकता, बिकॉज चाइना इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कमोडिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। हर कमोडिटी का सबसे बड़ा कंज्यूमर ये चाइना ही होता है। उसके बाद इनका जो इंडिया का रेवेन्यू आता है, इंडिया में से आप ये देख सकते हो कि 56% इंडिया में से आता है, विच इज वेरी डिसेंट इनफ आई वुड से, बिकॉज आज आगे जाके आई थिंक ये जो कंजम्पशन है, ये जो पैटर्न है ज्योग्राफिकल ब्रेकअप का, ये मे भी चेंज हो जाए और इंडिया का जो रेवेन्यू है इंडिया में से जो इनको आ रहा है वो मे भी बढ़ भी सकता है बिकॉज ऑफ द इंफ्रा प्लान्स विच आर अपकमिंग एज वेल एज ऑनगोइंग। सो अब हमने एंटरप्राइज तो देख लिया, अब बारी है इंडस्ट्री की। जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो आई विल जस्ट एक्सप्लेन इन ब्रीफ कि हर कमोडिटी की इंडस्ट्री एग्जैक्टली दिखती कैसी है, उसका फ्यूचर आउटलुक कैसा है, और उसमें जो मूवमेंट्स आई थी इन लास्ट 2-3 सालों में वो क्यों आई थी। सो पहले बात करते हैं एल्यूमिनियम और कॉपर की। सो एल्यूमिनियम और कॉपर के जो प्राइसेस थे वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं। ये जो लास्ट 2 साल में जो फ्लक्चुएशन आप यहाँ पे मैंने चार्ट पे भी प्लॉट किया है। तो कॉपर की अगर प्राइस मूवमेंट आप देख लो कि 2020 में प्राइस क्या थी और आज क्या है और बीच में कितनी स्पाइक हो गई थी। उसका रीजन ऐसा है कि कहीं पे लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं था, सप्लाई कंस्ट्रेंट्स आ रहे थे, सप्लाई चेन डिसरप्ट हो चुकी थी। एट द सेम टाइम जो कंजम्पशन था कॉपर का वो बहुत बढ़ चुका है अभी। एंड इन द सिमिलर फैशन एल्यूमिनियम का भी सेम सीन आ जाता है कि जहां पे जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो बहुत बढ़ चुकी थी बिकॉज ऑफ फ्यूल प्राइसेस ऑब्वियसली। और आज के दिन में एल्यूमिनियम के जो स्मेल्टर्स है बहुत सारे ऐसा भी बोल रहे हैं कि जहां पे आप एल्यूमिनियम के स्मेल्टर्स बहुत सारे बंद हो गए थे बिकॉज ऑफ द राइजिंग फ्यूल प्राइसेस एंड इट वाज अनवायबल, फाइनेंशियली अनवायबल फॉर द प्रोड्यूसर्स कि वो प्रोड्यूस करे और बेचे आगे मार्केट में एट हायर, ऑफ कोर्स एट हायर लेवल ना। तो प्राइस, जब प्रोडक्शन का प्राइस बढ़ जाएगा तो आपको एक खुद का मार्जिन लगा के फिर आपको बेचना पड़ेगा, तो वो कहीं पे अनवायबल था। तो दीज 3 फैक्टर्स बेसिकली ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कोविड में कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी उसके वजह से इनके डिमांड पे बहुत सारा इम्पैक्ट आ गया था। उसके बाद जो चाइना का जो आज के दिन में लॉकडाउन चल रहा है, तो 60% ऑफ ग्लोबल एल्यूमिनियम एंड कॉपर डिमांड ये चाइना से ही आता है। तो जब जितनी देर ये लॉकडाउन रहेगा, लॉकडाउन यानी पूरा कंट्री तो लॉकडाउन में है नहीं, बट उनके जो मेन डिमांड सेंटर्स है अगर उनको वहां से डिमांड जनरेट करना है तो आपको वो पूरा इकोनॉमी फ्री करना पड़ेगा और फिर डिमांड जनरेट होगा और उसके बाद आपको वो रिपल इफेक्ट मिलके पॉजिटिव रिपल इफेक्ट आपको मिलेगा, राइट। तो वो आज कहीं पे थोड़ा कंस्ट्रेंड है। और लास्टली जो हम अगर बात करें तो जब चाइना का डिमांड बढ़ेगा तो ग्लोबली डिमांड बढ़ेगा और उसके बाद जो इंडियन प्राइजेस भी है वो भी कहीं पे राइज होगी। यू अंडरस्टैंड, बिकॉज वर्ल्ड मार्केट में कहीं पे आपको डिमांड बढ़ जाती है तो उधर प्राइस हाइक ले लेते हैं लोग, और फिर जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे वो भी इंटरनेशनल मार्केट्स में जाके बेचेंगे ना, क्योंकि उनको वहां पे बेटर प्राइस रियलाइजेशन हो रहा है। तो उसकी वजह से डोमेस्टिक प्राइसेस भी बढ़ जाती है इवन इफ द डिमांड इज द सेम। ठीक है, तो ये हो गई बात एल्यूमिनियम और कॉपर की। और एल्यूमिनियम और कॉपर कहाँ पे यूज होता है? एल्यूमिनियम मोस्टली ओईएम्स में यूज होता है या ऑटो कंपनीज के द्वारा यूज होता है, थोड़ा कंस्ट्रक्शन साइट्स पे यूज होता है, और अपना जो पैकिंग इंडस्ट्री है उनके द्वारा यूज होता है, एरोस्पेस में भी यूज होता है। एंड कॉपर मेनली वही इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, गैजेट्स एंड एवरीवेयर वो वहां पे यूज होता है। सो यहाँ पे एक फोकस करने की बात क्या है कि रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज कंसिडरेबली मोर मेटल इंटेंसिव देन ट्रेडिशनल एनर्जी जनरेशन। सो दैट इज अ मेजर टेलविंड फॉर द कमोडिटीज। एंड उसके वजह से आप देख सकते हो कि आगे जाते वक्त अगर ये प्ले रिन्यूएबल प्ले का रिन्यूएबल एनर्जी कंजम्पशन का अगर प्ले में आता है तो दोनों कमोडिटीज के लिए एक बहुत बड़ी टेलविंड है। अब बात करते हैं जिंक और लीड के बारे में। लीड के जो प्राइजेस है वो बहुत गिर चुके हैं। तो 10% डिक्रीज इन 2023 लीड के प्राइजेस में। इट वाज बेसिकली ड्यू टू द हेडविंड्स, वीकनेस इन द ऑटो इंडस्ट्री। एंड ऑटो इंडस्ट्री में जब आपको टेलविंड आती है तो लीड वापस चमकेगा। बट लीड का बेसिक डिमांड ये जो 2021 इंडियन, आप ये मत देखना कि इंडियन ऑटो इंडस्ट्री इज डूइंग वेरी वेल, बट ग्लोबली लीड इज नॉट डूइंग दैट वेल बिकॉज ऑफ ग्लोबल ऑटो कंजम्पशन
जहाँ पे वो थोड़ा मॉडरेट हो गया है। तो उसके वजह से यहाँ पे लीड के जो प्राइसेस थे वो कहीं पे गिर गए हैं। जिंक ऑन द अदर हैंड उसके प्राइसेस बढ़ गए बिकॉज अगेन आई एज आई सेड कि जिंक एंड एल्यूमिनियम आर वेरी फ्यूल इंटेंसिव मेटल्स, जहाँ पे फ्यूल की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। तो उसके वजह से होता क्या है ना कि आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। उसके बाद सामने आपको कम प्राइस में बेचना भी अनवायबल हो जाता है। इसकी वजह से डिमांड भी, और इंफ्रा की डिमांड भी बहुत ज्यादा है अभी। तो इंफ्रा की डिमांड बढ़ने की वजह से प्लस फ्यूल के प्राइसेस बढ़ने की वजह से ये दोनों का इफेक्ट आ गया है जिंक के ओवरऑल ग्लोबल प्राइसेस पे, और वो जिंक आज ज्यादा प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। तो आगे जाते वक्त ये कैसा रहेगा, इसका आउटलुक क्या रहेगा? सो अगेन हाई एनर्जी प्राइसेस, जब एनर्जी प्राइसेस कूल ऑफ हो जाएंगी उसके बाद आई थिंक चाइना भी जब उसके इकोनॉमी खोलेगा तब जो आप देखने लायक रहेगा कि तब क्या होता है जिंक और एल्यूमिनियम के प्राइसेस को, क्योंकि डेफिनेटली वहां पे पावर फ्यूल कंजम्पशन कहीं पे आपका जो प्राइसेस है वो कम हो जाते हैं। तो फिर ये स्मेल्टर्स भी चालू हो जाएंगे और उसके बाद सप्लाई आ जाएगा मार्केट में, और उसके बाद ऑब्वियसली प्राइसेस कम होने के चांसेस है। सो जैसे हमने देखा कि हमने मेजर सब मेटल्स को कवर कर दिया था विच फॉर्म अराउंड 60+% ऑफ वेदांता लिमिटेड टॉप लाइन। 60 to 80% वो उसका टॉप लाइन फॉर्म हो जाता है। बाकी ऑयल एंड गैस रहता है, आयरन एंड स्टील रहता है, एंड कॉपर एंड फैक्टर रह जाता है। तो इन कमोडिटीज में से जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है वो भी थोड़ा कम ही है। और ऑयल एंड गैस के बारे में तो आज हमारे ऑयल एंड गैस के वेबसाइट पे पेज पे आप जाके आप देख सकते हो कि वहां पे अलग वीडियो बना है डिमांड एंड सप्लाई को लेके। सो मेजरली ये जो 5 पॉइंट्स है वो हमें फोकस करनी चाहिए कि 20% से तो ऑलरेडी ये क्वार्टर एंड क्वार्टर ये गिर ही चुका है मेटल एंड मिनरल्स का इंडेक्स। बट जो रशिया यूक्रेन के वॉर जब हुआ था फरवरी में, तब जो पीक अचीव किया था, हर कमोडिटी भाग चुका था तब बिकॉज ऑफ द एक्सपेक्टेड सप्लाई लॉजिस्टिक्स कंस्ट्रेंट आ जाएगा, उनके ऊपर सैंक्शंस आ जाएंगे, उसकी वजह से जो प्राइसेस बढ़ चुके थे, स्पेकुलेटिव प्राइस हो चुके थे वहां पे। तो वहां से तो 31% गिर चुका है। तो आगे जाके क्या होगा, तो और डिक्रीज होने के चांसेस है बिकॉज ग्लोबली रिसेशन की बातें हो रही है। तो उसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाएगी, और डेफिनेटली उसकी वजह से कहीं पे डोमेस्टिक मार्केट्स में भी थोड़ा वीक डिमांड दिखेगा। तो प्राइसेस जो है वो थोड़ा कम हो जाएंगे यहाँ से। तो दीज आर द मेन पॉइंट्स विच वर्ल्ड बैंक सजेस्टेड। उसके बाद जो अपसाइड प्राइस रिस्क इंक्लूडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर क्लोजर ऑफ एनर्जी इंटेंसिव स्मेल्टिंग एक्टिविटी इफ एनर्जी प्राइसेस इंक्रीज मोर देन एंटिसिपेटेड। अब ये क्या बोल रहा है कि बेसिकली अगर आगे जाके भी ये प्राइसेस कूल डाउन नहीं होते हैं, जो फ्यूल के प्राइसेस है वो कम नहीं होते हैं बिकॉज ऑफ सैंक्शंस, बिकॉज ऑफ मेनी अदर ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, तो उस केस में ऑब्वियसली ये प्राइस जो है वो मेंटेन रहेंगे बिकॉज स्मेल्टिंग एक्टिविटी भी तो रहता है। जो जिंक और एल्यूमिनियम की हम जो बात किया, जो हमने बात की ऑलरेडी, तो उसके वजह से वो प्राइस मेंटेन लेवल भी रहेगा, क्योंकि कोई लॉस में बेचेगा तो नहीं। तो उसके वजह से ये प्राइसेस मेंटेन रहेंगे। In long term, the energy transition could benefit several metals, especially aluminum, copper, nickel, given the numerous applications in electric vehicles, batteries, charging and grid infrastructure. तो जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया, कॉपर का बहुत बड़ा प्ले आ जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, ज़्यादा यूज़ होगा। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जितना ज़्यादा डिपेंडेंस ऑन इलेक्ट्रिसिटी, उतना ज़्यादा कॉपर का डिमांड बढ़ेगा। सिमिलर फैशन में एल्यूमिनियम और निकल का भी उन्होंने बताया है कि ये इन सिमिलर फैशन इनका भी डिमांड बढ़ेगा। तो जस्ट हैव अ लुक एट द राइट चार्ट, टॉप मेटल प्रोड्यूसर्स एंड टॉप मेटल कंज्यूमर। अगर हम देखते हैं कि एल्यूमिनियम, कॉपर, निकल, टिन, जिंक, कंज्यूमर में तो हर जगह चाइना ही है फर्स्ट टॉप पे। यानी अगर चाइना की इकोनॉमिक एक्टिविटी रिज्यूम होती है तो दैट इज अ विन विन सिनेरियो फॉर वेदांता लिमिटेड एंड एवरी अदर कंपनी विच इज वर्किंग इन द कमोडिटी स्पेस। तो इसी तरह हमें इंडस्ट्री और जो एंटरप्राइज पार्ट है वेदांता लिमिटेड का वो हम कवर कर चुके हैं। तो हम अगर कंक्लूजन निकालते हैं यहाँ से, तो कंक्लूडिंग फैक्टर यही है कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, जो चाइना पे डिपेंडेंस है, वो भी इन प्ले आ जाता है। कमोडिटीज के कंपनीज को जब हम डिटेल्ड एनालिसिस हम अगर करने जाए तो इन फैक्टर्स को हम इग्नोर कर नहीं सकते हैं। एट द सेम टाइम जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड और इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड जो बढ़ रही है, दैट विल ऑल्सो बी अ टेलविंड फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी। एंड मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जहां पे हम फाइनेंशियल गवर्नेंस और वैल्यूएशंस कवर करेंगे वेदांता लिमिटेड के।